आज क्लास में आपका क्या इरादा है? दोस्तों, आपको पता ही होगा हाल फिलहाल में 1 या 2 वीक पहले आप लोग का जो है ये आया है, क्या नाम है, सैंपल क्वेश्चन पेपर आया है। तो द आइडिया इज कि आज की क्लास में अपने इसी को सॉल्व करते हैं, समझते हैं अपने लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, राइट। इसमें दोस्तों दोनों पोर्शन है, ऑब्वियसली मैक्रो पोर्शन भी है, कमॉन। तो ऑब्वियसली अपना मैक्रो पोर्शन भी है, कमॉन, प्लस साथ साथ में इंडियन इको का पोर्शन भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना डिले किए अपने आज का प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सेक्शन ए है मैक्रो, सेक्शन बी है इंडियन इको डेवलपमेंट। लेट्स फाइंड इट आउट। सबसे पहले ना मेरा जो इरादा बना हुआ है वो बना हुआ है कि मैं आप लोगों को सेक्शन बी इंडियन इको डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट करूँ, है ना। चलिए जी सेक्शन बी में चलते हैं, उसके बाद ऑब्वियसली सेक्शन ए में भी आएंगे, ऐसा नहीं है, बट पहले सेक्शन बी में चलते हैं। होल्ड ऑन, ये देखिए जी, सेक्शन बी अपने आ गए हैं इंडियन इको डेवलपमेंट, है ना। ओके सर, तो लेट्स सी क्या चल रहा है यहाँ पर। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब भाई एक चीज सोचने की कोशिश कर, ब्रिटिश रूल का तेरे को एडवर्स इम्पैक्ट इंडिकेट करना है। नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क इन इंडिया। भाई कम्युनिकेशन नेटवर्क तो अच्छा बात है, ठीक है, अच्छा बात है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मॉडर्नाइज किया, अच्छा बात है। रेलवेज लाया, अच्छा बात है। अपने को एडवर्स इंपैक्ट मतलब बुरा हालत क्या किया है, वो तो सेकंड वाला है ना, इंडिया का फॉरेन ट्रेड को चेंज कर दिया। ऐसे क्योंकि एक टाइम हुआ करता था जब इंडिया एक्सपोर्टर हुआ करता था फिनिश गुड्स का, ब्रिटिश की वजह से इंडिया एक्सपोर्टर से फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बनकर रह गया। इसका मतलब माय लवली फ्रेंड्स, जो पहला डिसएडवांटेज या आई वुड से इधर पे डिसएडवांटेज जो दिखा वो ये दिखा, पॉइंट बी, adverse impact of British rule in India. Come on, moving on to the next point. Dash committee was set up for the development of small scale industries in India. अब सवाल है कि कौन सी कमिटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बताती थी। आप लोगों को पता है, बहुत बार अपन पढ़े हैं क्लास के अंदर, कार्वे कमिटी इज द आंसर। कार्वे कमिटी जो सेटअप हुई थी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला आईपीआर जो है किस ईयर अनाउंस हुआ था? 48 में। याद रखिएगा ये पहला आईपीआर है। मैक्सिमम लोग मेरे को देख रहे हैं और सोच रहे होंगे अरे सर आईपीआर 1956 आप पढ़ाए थे। बाबू आईपीआर 1956 आया था, बट वो सेकंड था जिसमें आप लोग पढ़ते थे, याद है, इंडस्ट्रीज को 3 स्केड्यूल्स में बांट दिया गया था, स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी, स्केड्यूल सी। वो भैया 56 वाला है, 48 वाला। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला वाला। अधिकतर लोग 56 लिखकर आते हैं एंड डूब जाते हैं, बचेंगे इस चीज से। आप लोग को पता है, आप लोग सही आंसर दे रहे हो, आई नो, बट मैं उन लोग के लिए बोल रहा हूँ जिन लोग अदरवाइज नहीं प्रिपेयर्ड है। 1948 इज द आंसर, यहाँ पर अपना ये हुआ था। मूविंग ऑन, डैश एंड डैश आर द रीजन फॉर द स्लो डाउन ऑफ पाकिस्तानी इकोनॉमी, फॉर द स्लो डाउन ऑफ पाकिस्तानी इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस। आइए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जी बिल्कुल, क्योंकि मिलिट्री रूल लग जाता था हर समय। मिलिट्री रूल करती है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, ये तब का बात नहीं है, ये अब का भी बात है, आज तक यही चल रहा है। और ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, याद कीजिए, वर्कर लोग, पाकिस्तानी वर्कर लोग फॉरेन रेमिटेंसेस इधर देते थे, धीरे धीरे कम कर दिए थे। अब भाई एक चीज समझना, स्लो डाउन है, कभी भी किसी चीज में स्टेबल और ग्रो होना, क्या कोई रीजन हो सकता है क्या स्लो डाउन का? कॉमन सेंस है कि ये दुनिया में कभी स्लो डाउन का रीजन ही नहीं हो सकता किसी भी इकोनॉमी का। तो यानी कि आंसर है 1 एंड 2, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ओवर डिपेंडेंस ऑन सम काइंड ऑफ फॉरेन रेमिटेंस। अच्छा, जीएलएफ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, इसमें पूछा क्या गया है? ओ माय गॉड, इसका फुल फॉर्म ही पूछा गया है, क्या बात है, मैंने तो आंसर ही दे दिया। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट लीप फॉरवर्ड इज द आंसर, सही है सर। चलिए देखिए आगे बताइए, आप हमें ज्ञान दीजिए आगे क्या है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। मेरे प्यारे दोस्तों, दो तरीके का सोर्सेज होता है, एक होता है इंस्टीट्यूशनल, एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल मतलब जब वेल डिफाइंड रेगुलेशंस के अंदर आप फॉर्मल क्रेडिट ले रहे हैं, जो कि बैंकिंग के अंदर होता है,
इनफॉर्मल या नॉन इंस्टीट्यूशनल का मतलब है जहां कोई एज सच वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, जैसे फ्रेंड्स हो गया, रिलेटिव्स हो गया, मनी लेंडर्स हो गया। यहाँ पर मनी लेंडर्स इज एन ऑप्शन, so we will go ahead with that one. Moving on to question number 22. From the set of given events, you know, in column 1 and corresponding facts in column 2, choose the correct pair. अच्छा, करेक्ट पेयर को चूज करो, है ना। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, कलेक्टिव फार्मिंग, नहीं, क्योंकि ये तो बोलता था कि भाई आपका जो है इंडस्ट्री बाहर से सीख कर आओ और चाइना में इंप्लीमेंट करो। पहला में क्या, डुअल प्राइसिंग, इकोनॉमिक रिफॉर्म। डुअल प्राइसिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म 91 जस्टिफाई नहीं करता। कम्यून सिस्टम, बैकवर्ड इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री, गलत। कम्यून सिस्टम बोलता था कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग कौन है, कम्यून सिस्टम, कि तुम्हारा लैंड मेरा लैंड सब कुछ मिलाकर अपने जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो यूज हो। तो यार इकोनॉमिक जोन चाइना क्यों सेटअप किया था, कि बाहर से लोग आए और अपना बिजनेस चाइना में सेटअप करें, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर जो करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको जस्टिफाई कर रहा है वो है 2 के साथ बी, यानी कि ये वाला, सेटिंग अप ऑफ ये टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दिस इज द करेक्ट पेयर। बिकॉज यार तुम SEZ सेट किया, SEZ सेट करने का क्या मतलब है, मतलब आप लोगों को बोल रहे हो आओ आओ हमारे यहाँ पर इस एरिया में बिजनेस करो, जैसे शांघाई, चाइना में जो शांघाई है, आओ आओ हमारे यहाँ बिजनेस करो, जो इस एरिया में बिजनेस करेगा उससे हम टैक्स नहीं लेंगे, या इसको उसको हम ये छूट देंगे, ये रिलीफ देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा एडवांटेज आपको हम देंगे। डुअल प्राइसिंग का मतलब है, डुअल प्राइसिंग का मतलब हमारा दोस्त तरुण भाई पूछ रहा है, डुअल प्राइसिंग का मतलब है कि कुछ कमोडिटीज का प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है, कुछ का मार्केट डिसाइड कर रहा है। ये चीज का यहाँ पर कोई काम नहीं है, ठीक है ना। मूविंग ऑन, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, ट्रेनिंग सर ये BST का क्वेश्चन आ गया क्या, अरे नालायक को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ा हुआ है ना, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प्स टू ब्रिज अ गैप बिटवीन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इसमें तो मेरे को कुछ भी गलत नहीं लगा, अब भी देखो। दूसरा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग अपडेट द एम्प्लॉयज विद द लेटेस्ट चेंजेस इन द वर्क फील्ड, ठीक है, कुछ गलत नहीं है इसमें, तो बोथ आर ट्रू, तो बोथ आर ट्रू मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू माय क्वेश्चन। कम ऑन गाइस, सर बात तो देखो आपका एकदम सही है। मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान इनिशिएटेड देयर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, गलत। इंडिया के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर ऐसा नहीं था, इंडिया पे था। IMF, वर्ल्ड बैंक, दोनों मत बोलिए, IMF और वर्ल्ड बैंक की वजह से इंडिया को LPG इंट्रोड्यूस करना है। अच्छा अच्छा। दूसरा, पाकिस्तान हैज सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड द SEZ पॉलिसी एंड रिप्ड इट बेनिफिट्स अंडर द, ये क्या फालतू बात कर, बोथ आर फॉल्स, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सर सही है सर। नंबर 25 में अपने लोग का क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना। डैश इज नॉट अ कॉज फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का ये एक कॉज नहीं है, बाकी सब कॉज है, बट एक कॉज नहीं है, वो हम लोग को पढ़ना है। विच इज नॉट अ कॉज, ध्यान रखिएगा, विच इज नॉट अ कॉज। गार्डिंग ग्रीन कवर, ऑब्वियसली अगर आप ग्रीन कवर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उससे इन्वायरमेंट खराब होगा कि उल्टा बेटर होगा, बेटर होगा। भाई वेस्ट मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं डंप ही करोगे इसको, डिफॉरेस्टेशन में पेड़ ही काट रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग से भी प्रॉब्लम ही है इन्वायरमेंट को। तो भैया द आंसर इज गार्डिंग ग्रीन कवर। गार्डिंग मतलब प्रोटेक्टिंग। अरे भाई तुम अगर ग्रीन कवर में प्रोटेक्टिव लेयर यूज कर रहा है तो उल्टा ये तो बचाएगा इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन से, ये कहाँ पे डिग्रेडेशन का कॉज है ना। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इसमें क्या स्ट्रेटेजी नहीं है, बायोगैस सही है, क्योंकि देखो यार इसमें क्या होता है, आप यूज कर रहे हो, है ना, सोलर पावर सन को यूज कर रहे हो, हाइड्रो पावर वाटर का, थर्मल पावर में यार पोल्यूशन होता है, थर्मल पावर में आप क्या होता है, हीट यूज करते हो एंड जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ गैस इज रिलीज विच इज हार्मफुल, विच इज हार्मफुल। सो यूज ऑफ थर्मल पावर इज नॉट अ स्ट्रेटजी फॉर सेट। जहां पे भी इन्वायरमेंट पोल्यूटिंग आउटपुट होगा वो कभी भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी आपका नहीं बन सकता, दैट्स द कॉमन सेंस, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 26 पर देखते हैं, ध्यान से सुनिए।
रीड द फॉलोइंग एंड चूज वन ऑफ द करेक्ट। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आर इनसेपरेबल ट्विन्स। सही है। आज अब देखो स्टूडेंट लोग बोलते हैं ये कहाँ पढ़ा है, अरे भाई ये सब पढ़ा नहीं, बुद्धि भी है इसके लिए। अगर तुम बेरोजगार है तो तुम गरीब भी तो रहेगा ही ना, और अगर गरीब है मतलब बेरोजगार भी है। ये है पहला बात तो असर्शन। लेकिन रीजन क्या बोला गया है, अनएम्प्लॉयमेंट इज द रूट कॉज ऑफ all socio-economic evils. Unemployment is the root cause of all socio-economic evils. तो भाई यहाँ पर तो टोन ही कुछ और चल रहा है। Unemployment is the root cause of all social economic evils. यार ये जो है वो जरूरी नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है सारा सोशो इकोनॉमिक इविल्स का जो है वो रूट कॉज हो। तो असर्शन तो ट्रू है पर रीजन अपना फॉल्स है। Unemployment is not the root cause of all social economic evils. It is, also being uneducated. भाई सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट पे क्यों बात कर रहा हूँ? अनएम्प्लॉयमेंट इज द रूट कॉज। हाँ क्यों आर इनसेपरेबल ट्विन्स, कैसे हो सकता है ये लोग तो हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी साथ साथ जाता है कि नहीं जाता है? साथ साथ जाता है। अरे भाई तुम अगर अनएम्प्लॉयड है तो तुम बेरोजगार गरीब भी तो होगा ही। अच्छा मतलब आप बोल रहे हो कि जिस फैमिली में आप रहते हो वहां लोग एम्प्लॉयड है तो आप कैसे गरीब हो गए? गलत बात कर रहे हो ना। जब इसका मतलब आप अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड हो और उसको अनएम्प्लॉयमेंट के डेफिनेशन में काउंट नहीं करते। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? भूल गए डेफिनेशन। जहां आपको काम करने का मन है, काम करने के लिए केपेबल है, बट आपके पास काम नहीं है। आप डेफिनेशन ही गलत याद कर रखे हो। अब बोलो ऐसे तो सर शाहरुख खान का बेटा भी फिर अमीर है तो कोई काम नहीं करता, खाली फोटो खिंचाता है एयरपोर्ट पे, और भी बहुत सारा काम है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस इज कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी जो है इनसेपरेबल ट्विन्स है। पर भाई उसको वो अपने मर्जी से है ना, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट के डेफिनेशन में तुम कैसे गिन रहे हो? जो भी हटाओ इसको। तो 27 में है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। चलिए आते हैं, देखते हैं चाइना के बारे में और क्या पढ़ रहे हैं 27 में। आइए 27 में, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट assertion and reason and choose one of your correct alternative, है ना? assertion, in the late 1970s China's population growth rate had sharply declined। एक मिनट रुको, चाइना का ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो डिक्लाइन किया था, बट हौले हौले किया, शार्पली नहीं, क्योंकि 78 में वन चाइल्ड पॉलिसी लाया था। उसके बाद डिक्लाइन करना शुरू हुआ था, बट ये जो बोल रहा है शार्पली डिक्लाइन, ये भैया फालतू बात कर रहा है। ये तुम जो है फालतू बात कर रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। तो पहला बात तो ये हो गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है? चाइना हैज विटनेस्ड एन इंक्रीज इन प्रपोर्शन ऑफ एल्डरली पीपल ओइंग टू स्ट्रिंजेंट फैमिली कंट्रोल प्रोग्राम्स। यस, अपने पढ़े थे ये लास्ट डे, मैं पढ़ाया था आप लोगों को ये बात भाई कि ये जो फैमिली कंट्रोल प्रोग्राम्स है, इसकी वजह से भाई अपना जो चाइना है ना, इसमें अब क्या है कि ओल्ड एज का पॉपुलेशन ज्यादा है। तो असर्शन यहाँ फॉल्स है, रीजन पर सही है, तो यानी कि असर्शन फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। करेक्ट है ना? तो ये चीज अपने लोग को समझ में आया अभी तक। आगे देखते हैं क्या। चाइना का वन चाइल्ड पॉलिसी बाय द वे 78 में आया था। तो ये लोग का ये बोलना कि शार्पली डिक्लाइन, तुम यार कोई पॉलिसी लाया तुरंत शार्प डिक्लाइन हो जाएगा क्या पॉलिसी लाते ही? तो यार ये इन जनरल आपको जो है ध्यान, अच्छा शार्प डिक्लाइन यार पॉपुलेशन का, तो लोगों को उड़ाना पड़ेगा बम लगा के। शार्प डिक्लाइन का तो वही रीजन हो सकता भाई। मूविंग ऑन, इंटरप्रेट, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है यार, क्या है देखते हैं। इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर ऑन अकाउंट ऑफ करंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस। ध्यान से सुनना। यहां पर आप लोगों को क्या दिखाई पड़ रहा है? आइस कैप्स मेल्ट हो रहा है, दिख रहा है क्या? आइस कैप्स मेल्ट हो रहा है। आइस कैप्स दुनिया में किस फेनोमेनन की वजह से मेल्ट हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। अब जो ये बात को नहीं सोचेगा वो गया। तो द आंसर टू दिस इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की को एक्सप्लेन करना होगा। अब सोचो यार क्या बेवकूफी है, 3 नंबर का स्टूडेंट ग्लोबल वार्मिंग लिख कर आया खाली। आपको बताना पड़ेगा कि ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज राइजिंग दैट लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, जिसकी वजह से पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं। दैट्स ग्लोबल वार्मिंग।
ठीक है, तो ये चीज है अपने को ध्यान रखने का है। ऐसा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा। सिंपल है, एग्जाम में जाना पढ़ के पूरी तरह से, बट विद एन ओपन माइंड, कि किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन आएगा, आई विल नॉट बी बैम्बूजल्ड और सरप्राइज्ड विद द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क, नहीं होगा। आइए इधर देखिए, डिफेंड और रिफ्यूट। डिफेंड मतलब क्या तो फेवर में बोल, रिफ्यूट मतलब क्या तो अगेंस्ट में बोल। द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद अ वैलिड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सही है सर, सही है सर। आपको बोलना होगा, ध्यान से सुनना। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में लेबर का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितना होता है? 0। मतलब देखने में तो लग रहा है वर्कर काम कर रहा है, बट ओवरऑल इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? 0। तो याद रखना, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के केस में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है लेबर का? 0 होता है। और ये मेजर प्रॉब्लम कहां पर है? रूरल इंडिया में। क्योंकि देखो, वर्कर को काम तो कहीं और करना है, बट जॉब कहीं मिल नहीं रहा है, तो वो जो अपना फार्म एग्रीकल्चर है उसी पर काम कर रहा है। अब एग्रीकल्चर फार्म में तो मान लो 10 टन राइस प्रोड्यूस हो सकता है, तो 10 टन से तो ज्यादा प्रोड्यूस हो नहीं सकता, 10 टन से ज्यादा तो प्रोड्यूस हो नहीं सकता। अब वो बच्चा देख रहा है कि मेरे को कोई काम ही नहीं और, तो वो वापस इधर आ जाता है, तो उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो गया? 0। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के केस में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 होता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब एडिशनल आउटपुट ऑफ द लेबर कितना होता है? 0 होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है जो यहां पर अपने को दे के रखा है सर। critically evaluate the role of banking system in the process of rural development in India। अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा। जब क्रिटिकली इवेल्युएट करने बोला है, आप एक बात बताओ ना, आपको तारीफ करने बोला है कि आपको बुराई करने बोला है? बुराई करने बोलने वाला है, अरे क्रिटिकली। हाँ, तो आपको यहाँ पर बोलना है कि हाँ इसका पॉजिटिव इफेक्ट रहा, ये नहीं लिखते आप लोग। यस, देयर हैज बीन सम पॉजिटिव इफेक्ट्स, बट देयर हैज बीन सम नेगेटिव टू। क्रिटिकली इवेल्युएट मतलब बुराई करना है, क्रिटिकली इवेल्युएट मतलब, अब देखो कोमल से गलती हो गया ये एग्जाम में। कोमल जब बोर्ड, आप एक बार नंबर ले लीजिए मेरा, बाहर जाके नंबर, फिर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, व्हाट्सएप पे। तो क्या बात कर रहे थे आप लोग से? क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ रूरल बैंकिंग इन इंडिया। तो पहले आपको बोलना है कि हाँ भाई पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, वेरी गुड। जब नेगेटिव इंपैक्ट टू, आप लोग भूल गए हो, अगर आपको यही याद आ रहा है तो आपको याद, अब आप लोग अगर ये सोच के बैठे हो स्टेट द डिसएडवांटेज ऑफ रूरल बैंकिंग, ऐसा कभी जिंदगी में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसका डिसएडवांटेज क्या था, याद करिए आप। सबसे पहला था यार कि जो जो फंड्स एलोकेटेड है फॉर पीपल इन द रूरल एरियाज वो इनसफिशिएंट है। पहला बात तो फंड जो है वो इनसफिशिएंट है, और दूसरा जो फंड्स है उसका बेनिफिट कौन ले जा रहा है? रिच फार्मर्स। पुअर फार्मर्स आर अनेबल टू टेक द बेनिफिट। हो गया 3 नंबर का। हाँ, करेक्ट। डिफॉल्ट इन रिपेमेंट्स, बताइए कोमल को याद आया? तो यार कोमल, आपको यह समझना पड़ेगा कि क्रिटिकल है मतलब आपको डिसएडवांटेज, डीमेरिट, नेगेटिव पॉइंट बताना है। अब सोचो, क्रिटिकली इवैल्यूएट में नहीं बोलता कि बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आने वाला है, बट तुम में ये बुद्धि तो आया ना कि कभी भी क्रिटिकल इवैल्यूएट बोलेगा तो पहले हम लिखेगा कि हाँ इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट यही है। अब अगर तुम फालतू का पॉजिटिव इंपैक्ट लिख कर आए, यू आर वेस्टिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनर। एग्जामिनर नंबर काटेगा, तुम तो बोलेगा सर हम तो एक्स्ट्रा लिख कर आए, नहीं, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि तुम कंफ्यूज था तो तुम दोनों लिख कर आए। डोंट डू दैट। आगे बढ़ते हैं सर, आगे आगे बढ़ते हैं सर। कंपेयर एंड एनालाइज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relating to import and export of थ्री क्या नेशंस लिखा हुआ है भैया? 3 नेबरिंग नेशंस। अच्छा, ठीक है सर, सही है सही है सर। देखते हैं, 3 नेबरिंग नेशन है, कंट्री पाकिस्तान और चाइना। ध्यान से सुना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया जो है पाकिस्तान में देखो बढ़ा है इंडिया से, चाइना में भी जो एक्सपोर्ट है जनाब वो बढ़ा है। इंपोर्ट्स टू इंडिया देखते हैं एक बार।
पाकिस्तान से इंडिया का इंपोर्ट कम हुआ है, बट चाइना से देखो एक बार, ओ माय गॉड। अब जब तुमको ये एनालाइज करने बोलेगा तो तुमको सबसे पहले ये बताना होगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कि इंडियन इकोनॉमी इज ओवर डिपेंडेंट ऑन चाइनीज इकोनॉमी। द इंपोर्ट्स हैव ग्रोन इन डबल डिजिट फिगर्स। जो चाइना पे डिपेंडेंस है अपना, वो बहुत जोर से बढ़ा है सर। गैप विद पाकिस्तान बहुत डाइल्यूट है, मल्टीपल रीजंस की वजह से, जैसे ट्रेड बंद है, तो जो खाली एसेंशियल्स है वो कर लेना देना होगा। तो आपको ये इस पॉइंट पर पकड़ के बताना है। कैसे आंसर लिखा जाता पता है? पहले ऐसे बताओ कि द एक्सपोर्ट्स इन पाकिस्तान हैव ग्रोन at 3.7%, at China the imports have grown at 5.51% from Pakistan and 10.3% from China. This shows that India is over dependent on China for its import. आपको अपना आंसर प्रॉपरली शेप करके लिखना पड़ेगा, अदरवाइज फंसोगे। क्लियर है क्या? ये चक्कर है, ये चक्कर है। आइए, नेम एनी वन महारत्न कंपनी। यार कितना है, इंडियन ऑयल, कोल इंडिया भरती है। आपको याद रखना होगा महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न, ये सब याद करके जाए। यहाँ पर महारत्न कंपनी के बारे में जो आया है, IOCL, इंडियन ऑयल। लैंड सीलिंग प्रमोट्स इक्विटी, सपोर्ट द गिवन स्टेटमेंट। हाँ, लैंड सीलिंग मतलब क्या होता है? फिक्सिंग द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ लैंड दैट ऑफ इंडिविजुअल कैन होल्ड। You know, fixing of land ceiling will lead to redistribution of land. So people who are not having those lands will also gain them. Plus the people who are having extra land, as it is, they did not need that. खत्म हो गया कहानी। समझ आया क्या? तो ये प्रमोट किया इक्विटी। नेक्स्ट है, डिस्कस ब्रीफली हाउ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो है इंडियन एग्रीकल्चर को कैसे ही है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन स्टूडेंट को नहीं समझ आ रहा है, सर क्या मांगा, नहीं समझो भाई, इनडायरेक्टली तेरे से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मांगो। याद आ रहा है क्या? लैंड सीलिंग कर दिया था फिक्स, यस और नो। उसके बाद लैंड सीलिंग फिक्स करने के बाद तुम्हारा जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था। याद आ रहा है ये पॉइंट्स? ये सब लिखना है। हाँ, रेगुलेशन ऑफ लैंड, ये सारी चीजें आ गई हैं। बात समझ में आया? गाइस यू विल हैव टू बी प्रेजेंट यार। आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विथ वैलिड आर्ग्यूमेंट। ह्यूमन क्या, ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 32, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर वन एंड द सेम थिंग। गलत, नॉट एंटायरली ट्रू। आपको बोलना है कि ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ पीपल, व्हाइल ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर्स टू द एनहांसमेंट ऑफ सच नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ पीपल। So while one refers to the existing state, the other refers to the increasing state. Yes or no? ये चीज है और क्या? नेक्स्ट क्या है, नंबर 32 है ना, इंडिया हैज अ पुअर स्टॉक ऑफ टेक्निकल मैन पावर। क्या फालतू बात कर रहा है? आज इंडिया का सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट होता है। तो नो, इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू। इंडिया हैज अ रिच सोर्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर। In fact, India has been the largest contributor of service sector in service sector। मतलब सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इनकम इन इंडिया। आज बताओ ना, किसी इकोनॉमी में अगर लोग नालायक या अनस्किल्ड है तो उसका सर्विस सेक्टर ग्रो कर पाएगा क्या? इंडिया का सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा इनकम जनरेट करके देता है। तो मतलब सर्विस सेक्टर स्किल्ड है, तभी ना पैसा मिल रहा है। यस और नो? तो ये है चक्कर। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को कितनी बार बोले हैं कि ये तो खाली अभी आप देखे हो सैंपल पेपर में, रियल एग्जाम में भी देखोगे आएगा। व्हाट इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जिसमें आपको बताए थे इट रेफर्स टू असेंबलिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, लेबलिंग, स्टोरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स अंटिल इट इज सोल्ड इन द मार्केट। यस और नो यार? बताओ आपको। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स इन रूरल डेवलपमेंट। अब यार एक चीज सोचने की कोशिश करना, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स क्या होता है? जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो अब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है? इंश्योर करता है लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व करें। सेल्फ हेल्प ग्रुप को आपको डिस्क्राइब करना है। जो लोग भूल गए हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक बार याद दिलाते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप दिन का 50 रुपया 100 रुपया बचाए, ठीक है, तो आप दिन का 50 या 100 रुपया बचाए ना, तो ऐसे आप 10-15 लोगों का एक ग्रुप बना लो। हर कोई सेव कर रहा है पैसा,
अब मेंबर्स लोग हेल्प करता है एक दूसरे का। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन चाहिए होता है, इन लोग के पास गिरवी करने के लिए बैंक के पास कुछ नहीं है, तो पता है बैंक इन लोग को ये टारगेट देता है कि तुम लोग एक काम करो, तुम लोग लोन चुका पाएगा क्या? ये लोग बोलता है हाँ हम लोग चुका देगा। तो बैंक बोलेगा कि प्रूफ करके दिखाओ। अब नॉर्मली कोई रिच आदमी होगा तो वो कैसे प्रूफ करेगा? अपना प्रॉपर्टी गिरवी रख देगा, राइट? पर यहाँ पर तो भाई बैंक है और गरीब आदमी है। गरीब आदमी क्या करता मालूम है? बोलता है बैंक ये तो नहीं हो पाएगा। तो बैंक बोलता है एक काम करो, 2 साल तक इतना रुपया मिलकर तुम लोग सेव करके दिखाओ। अगर तुम लोग इतना रुपया सेव करके दिखा दिया 2 साल में, तो 2 साल के एंड पे मेरे से आके लोन ले जाना। तो इससे सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक हैबिट आता है सेविंग्स का, तो बैंक उन लोगों को लोन दे देता है ऑन द ट्रस्ट कि ये लोग को सेव करना आता है। सर बात तो देखिए आपका समझ में आ गया है। आगे, लिस्ट 2 प्रॉब्लम्स फार्मर फेस्ड इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। हेलो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रॉब्लम्स क्या क्या है? पहला पहला कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही एडिक्वेट नहीं है कंट्री में हमारे, क्योंकि क्योंकि क्या होता है ना, पानी और ये सब होना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या कुंदन? हाँ, लो प्रोडक्टिविटी, वेरी गुड। और भी एक पॉइंट है, वेरी गुड। नहीं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं, शॉर्ट स्पैन। शॉर्ट स्पैन मतलब नहीं समझे? आज अगर मैं आर्टिफिशियली कुछ प्रोडक्ट बनाता हूं ना, वो लंबा टिक जाता है। आज अगर मैं कोई प्रोडक्ट आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर करता हूँ, आई मीन HYV सीड्स को यूज करके, हाई यील्डिंग वैरायटीज को यूज करके, तो भाई जो लाइफ होता है उसका वो थोड़ा बेटर होता है। बट अगर आप यहाँ पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करेंगे ना तरुण, उसका कंजम्पशन आपको जल्दी करना पड़ेगा। अगर आप जल्दी कंजम्पशन नहीं करोगे तरुण, तो गए काम से खराब हो जाएगा। करेक्ट। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाँ प्राइस एक्सपेंसिव होता है, तो है ही, और क्या। लेकिन प्रॉब्लम फेस बाय फार्मर्स कुछ है, तो हर कुछ लिख दोगे जो ज्ञान है वो तो नहीं चलेगा ना। इसमें पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और शॉर्ट स्पैन, ये फार्मर लोग को मेन प्रॉब्लम है, नहीं समझे? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और शॉर्ट लिव्ड, ये फार्मर लोग को मेन प्रॉब्लम है। तो जनाब आंसर भी अकॉर्डिंगली दीजिए। करेक्ट, स्टोरेज नहीं कर पाते जी, बिल्कुल ठीक है। मूविंग ऑन यार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। India has failed to implement the recommendations of Education Commission of ये give valid argument in support of the given statement। अब ये जो है, ये स्टूडेंट्स लोग को बोल्ड कर देता है कि यार एजुकेशन कमीशन का क्या आर्ग्यूमेंट था और क्या था जो हम लोग नहीं पूरा कर पाए। भाई पहला बात तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट, पहला बात तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है कि हम लोग ये जो है नहीं कर पाए, है ना? हाँ सर। उसमें कंडीशन ये था कि आपको एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। आज इंडिया अपने टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल इनकम का लगभग 3-4% स्पेंड करता है एजुकेशन पे। इट शुड बी इंक्रीज्ड, इट शुड बी इंक्रीज्ड, जिससे जोर से ग्रो हो। तो मतलब यहां पर अपने को बताना है कौन सा आर्ग्यूमेंट कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अभी तक बढ़ा नहीं है सर। कैजुअल वेज वर्क इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूरल इंडिया, गलत। कैजुअल वर्क मेन सोर्स ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट नहीं है रूरल इंडिया में। तो आंसर है इधर पे, दे स्टे ऑन फार्म फील्ड्स एज सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है? पीपल डूइंग देयर ओन फार्मिंग प्रैक्टिसेस, नॉट नॉट कैजुअल वेज वर्क। कैजुअल वेज वर्क मतलब समझे, आज आपका घर साफ कर दिया तो आपके लिए पानी लेकर आ गया और पैसा लेकर चला, नहीं। या फिर आपके लैंड पर आज काम कर दिया, गलत। हाँ ये होता है, इससे पैसे कमाते हैं, बट ये आंसर ये गलत है कि मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैजुअल वेज वर्क इज नॉट द मेजर सोर्स ऑफ। अब यहाँ पर आप देखिए, अब ये सब क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपका एक अच्छा रीडर होना जरूरी है। जो भी किताब अपना रखा हुआ है आप उस किताब को अच्छे से रीड करिए। अच्छा नहीं रीड कर रहे हैं तो फिर फंसिए बैठ के, क्योंकि रूरल एरिया में लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड रहना पसंद है। इसलिए ये कहना कि कैजुअल वर्क वेज वर्क मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, गलत है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
अर्बन एरिया में आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं कैजुअल वर्क या फ्रीलांस हो सकता है, बट अर्बन एरिया में भी ये आंसर गलत हो जाएगा। अर्बन एरिया में भी सर्विसेज और ये सब है, ठीक है ना। यहाँ पर एग्रीकल्चर है रूरल एरिया, तो ये है गाइस। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट एक बार के लिए क्वेश्चंस को अपने पढ़ते हैं। मेरा ट्रिक क्या आप लोग को याद है, हमेशा पैराग्राफ को पढ़ो, नो डाउट पैराग्राफ पढ़ने से नहीं रोक रहे आपको, बट हमेशा ट्रिक मेरा बोलता है कि पहले आप लोग पॉइंट्स को पढ़ो फिर पैराग्राफ को पढ़ो। पॉइंट क्या बोलता है, व्हाई वाज ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंटेड, भाई इसलिए बिकॉज इंडिया वाज डिपेंडेंट ऑन यूएसए फॉर इट्स फूड इंपोर्ट्स, इंडिया कुड नॉट मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स पीपल। How did it benefit the farmers? By increasing the productivity, farmers were not only able to use for their own consumption, but they were also able to sell it in the market because the productivity increased. Yes or no? कहाँ मेरे को पढ़ना पड़ा ऊपर? Justify the statement with valid explanation. Green Revolution enabled the government to procure sufficient food grain to build its stocks that could be used ड्यूरिंग टाइम ऑफ शॉर्टेज। जी बिल्कुल सर ये सही है। अब जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक एजेंसी है, लिखा हुआ है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी एजेंसीज के थ्रू गवर्नमेंट ने स्टॉक खरीदना चालू किया, एक्स्ट्रा स्टॉक, और जिससे बफर स्टॉक बिल्ड हो गया जो इंडिया को शॉर्टेज के टाइम पे हेल्प करता है। इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से इंडिया में कोई मेजर ड्रॉट या शॉर्टेज फूड का नहीं आया। इनफैक्ट आज इंडिया एक एक्सपोर्टर की तरह काम कर सकता है दुनिया में। यस और दुनिया भर में आज एक एक्सपोर्टर का काम कर सकता है इंडिया। गाइस इंडियन इको डेवलपमेंट का डिस्कशन हो गया है, आई मीन इंडियन इको डेवलपमेंट के 40 मार्क्स वाले पार्ट का। आइए क्योंकि समय है हमारे पास, अपने मैक्रो भी पढ़ेंगे। अब याद रखना अपने उस फेज में आ गए हैं अपने सिलेबस के जहाँ पे अपने टॉपिक्स तो करेंगे ही कवर, बट ज्यादा पेपर सैंपल पेपर इधर उधर का उठा के करेंगे। लास्ट डे याद होगा आप लोगों को, लास्ट डे तक मैं चैप्टर वाइज करवा रहा था, जो चैप्टर हो गया उस चैप्टर का करवा रहा था। अब जो लैंग्वेज है मेरा वो चेंज होने वाला है, अब हम लोग सैंपल पेपर्स करेंगे, मतलब जहाँ पे सारे चैप्टर्स मिल बांट के रहेंगे एंड वी विल हैव टू डिसमेंटल इट। कहने का मतलब है पढ़ना शुरू कर देंगे। स्टार्ट करते हैं बातचीत को, ध्यान से सुनना। मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन में क्या बात हो रहा है चलिए देखते हैं, है ना। कंजम्पशन कर याद आ रहा है क्या, एग्रीगेट डिमांड कर्व का खेला, जहां पर ये होता था कंजम्पशन कर, यस, और ये होता था एग्रीगेट डिमांड कर, आई मीन एग्रीगेट डिमांड ऊपर होता था और कंजम्पशन नीचे होता था, राइट। तो याद करिए कि कंजम्पशन, अच्छा क्वेश्चन क्या बोला तो मैं बता ही नहीं रहा। कंजम्पशन कर्व इज एन अपवर्ड स्ट्रेट लाइन कर्व ड्यू टू द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन एंड अजम्पशन ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बात देखो सही है, आज कंजम्पशन और इनकम के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। सोच के देखो, आज भाई तरुण आपका अगर इनकम बढ़ेगा आप खर्चा बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे, बढ़ाएगा सर। स्टेटमेंट 2, एडी एंड कंजम्पशन कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर, इनफैक्ट मैं बनाया भी, हाँ, इन द लाइट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, दोनों ही करेक्ट है। ये दोनों कांस्टेंट, पता है ये लोग दोनों पैरेलल क्यों है, क्योंकि एडी होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट ऐसे तो दो तरीके का होता है, ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड, लेकिन इन्वेस्टमेंट को हम लोग ऑटोनॉमस मानते हैं, मतलब कांस्टेंट मानते हैं। क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। इस वजह से जो कर्व है वो एक दूसरे से पैरेलल है, because investment is assumed to be constant, because investment is assumed to be constant। सर सही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर, है ना। ये फॉरेन एक्सचेंज से क्वेश्चन आया, वाओ। ओइंग अभी खत्म हुआ फॉरेन एक्सचेंज। ओइंग टू रशिया यूक्रेन क्राइसिस वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस ड्यू टू सप्लाई साइड इश्यूज। जी बिल्कुल, दुनिया में सप्लाई कम हो गया चीजों का। अच्छा, मोस्ट लाइकली इंपैक्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द बीओपी। ध्यान से सुनना। नंबर 2 का ए, प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन इंडिया विल राइज, इसका तो कोई लॉजिक नहीं है। प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ साइकिल्स इन इंडिया विल राइज, भाई क्या बोल रहा है। सी, इनफ्लो ऑफ यूएस डॉलर्स इन इंडिया विल राइज, पहला तीसरा ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन है आपका आउटफ्लो फ्रॉम इंडिया विल राइज। आउटफ्लो बढ़ेगा ना भाई, क्योंकि इंडिया खरीद रहा है बाहर से तेल, करेक्ट, करेक्ट है, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहा है ना, तो जो खर्चा अपना वो बढ़ रहा है, डिमांड ज्यादा है, डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्या हुआ भाई, आउटफ्लो तो है ही ना, पैसा आ तो नहीं रहा है ना, बस खत्म, आउटफ्लो बढ़ रहा है। There is an institution that accept deposit for lending purposes। यार ये क्या आंसर है यार, रिवाइज नहीं किया हुआ है। कमर्शियल बैंक है भैया,
क्योंकि इसमें जो रिजर्व बैंक है वो एपेक बैंक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बैंक ही नहीं है, गवर्नमेंट से कौन लेने देना या कौन डिपॉजिट करता है ना। गोइंग ऑन, एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल, देखो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर सर्विसेज। एक्सपोर्ट मतलब पैसा आएगा, पैसा आना मतलब क्रेडिट होना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, एफडीआई मतलब पैसा आया फिर से क्रेडिट साइड, दोनों ही तो सही है। जब भी पैसा आएगा तरुण क्रेडिट साइड में जाएगा, कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में, पैसा आया क्रेडिट साइड में, दोनों में ही तो बोल रहा है क्रेडिट साइड में जाएगा, तो दोनों ही तो सही है। पैसा का आना मतलब क्रेडिट साइड, पैसे का आना मतलब क्रेडिट साइड, पैसे का आना मतलब क्रेडिट साइड, सही है। आगे बात करते हैं नंबर 5, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पहला वाला क्वेश्चन, नेट इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट है, गलत बोल रहा है, नेट इन्वेस्टमेंट स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा गया इकोनॉमी के अंदर, और कैपिटल इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, गलत, कैपिटल इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। आज की डेट पर मेरे पास जो मशीन रखा हुआ है, मेरे बिजनेस में जो इन्वेस्टेड है, वो तो एक मोमेंट तक फिक्स है ना, दैट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। अरे भैया कैपिटल होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट तो बदलते रहता है, दैट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट मतलब जो एक मोमेंट पे फिक्स रहता है, ठीक है सर, तो बोथ आर फॉल्स। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर अकॉर्डिंगली, है ना, हो गया, वो तो अच्छा बात है, क्वेश्चन तो पढ़ो। रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव, देखो इधर पे, अच्छा यहाँ पर बोल रहा है नेशनल डैश जनरेशन फेज होता है, नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, और नेशनल एक्सपेंडिचर डैश फेज है। तो भाई पहला चीज समझना, पहला चीज आप लोग को समझने का कोशिश करना पड़ेगा कि यार सबसे पहले तो आप जो है जनरेशन फेज आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो नेशनल आउटपुट जनरेशन फेज हो गया, यस है, आउटपुट हो गया जनरेशन फेज, और इसके बाद एक्सपेंडिचर है, तो आप खर्चा कर रहे हो तो डिस्पोजिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्पोजिशन हो रहा है, तो यानी कि डिस्पोजिशन, आउटपुट और डिस्पोजिशन ये रहा, ऑप्शन सी। अरे आउटपुट का मतलब है इकोनॉमी में जनरेट हो रहा है, इनकम मतलब इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक्सपेंडिचर का मतलब इकोनॉमी में डिस्पोजिशन हो रहा है, मतलब पैसा को आप लगा रहे हो काम पर, यस और नो, टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका मतलब आउटपुट हो गया, नेशनल आउटपुट हो गया जनरेशन फेज, और डिस्पोजिशन फेज हो गया नेशनल एक्सपेंडिचर। अच्छा सर, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, नंबर 6, इफ इन एन इकोनॉमी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ध्यान से सुनना, इफ इन एन इकोनॉमी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4 एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज, ध्यान से सुन लेना, 30 करोड़ रुपीज, 30 करोड़ रुपीज है ना, फाइंड द रेलिवेंट कंजम्पशन वर्जन। ओ माय गॉड सर, क्या हो गया, ओ माय गॉड इसलिए बोला क्योंकि आपको याद दिला रहे हैं वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और आपको याद है कि नहीं है आई डोंट नो, बट आप लोगों को मैं बताया था, प्लीज लिसन केयरफुली, आप लोगों को मैं एक बात बताया था सर, क्या चीज, मैं आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है 1/1 माइनस एमपीसी। यस डियर फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है डियर फ्रेंड्स, 4, तो 4 हो गया 1/1 माइनस एमपीसी डियर, अगर क्रॉस मारे तो 1 माइनस एमपीसी कितना हो गया डियर फ्रेंड्स, 1/4 हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, अरे ये वाला ऊपर आ गया तरुण, ये वाला नीचे आ गया, हाँ या ना, तो 1 माइनस एमपीसी आपका कितना आ गया डियर फ्रेंड्स, 0.25, तो यानी कि 1 माइनस 0.25 होता है एमपीसी, यानी कि एमपीसी की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 0.75, और आप लोग को याद है एमपीसी को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कंजम्पशन फंक्शन था ए प्लस बी वाई, बी होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना, 30 करोड़ रुपया का, और बी की वैल्यू कितनी है 0.75 वाई, आंसर हो गया 30 प्लस 0.75 वाई, कहाँ हो ये, अब जिसको याद ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1/1 माइनस एमपीसी होता तो गया काम से, ए प्लस बी वाई में, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई में बी ही तो होता है आपका एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जनाब, ठीक है सर, आगे देखते हैं, इफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन कंजम्पशन, अच्छा मतलब चेंज इन सी, डेल्टा सी और डेल्टा वाई नेशनल इनकम दोनों सेम है, अच्छा आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। भाई कॉमन सा बात है, आज अगर खर्चा जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे खर्चा बढ़ रहा है, तो सेविंग्स जरा सा भी बढ़ रहा है क्या? नहीं। तो एमपीएस कितना होगा? 0। नहीं समझे? आज छोड़ो, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस होता है डेल्टा वाई। यस और नो डियर? तो भाई अगर डेल्टा सी और डेल्टा वाई इक्वल है तो यहाँ पे डेल्टा वाई डाल दिया मैं, तो प्लस डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा वाई। तो जब दोनों तरफ से काटाकुटी किया तो डेल्टा एस कितना है आपका? 0। तो चेंज इन सेविंग 0 है दोस्त। अच्छा सर सही है। मूविंग ऑन मूविंग ऑन मूविंग ऑन। मनी सप्लाई इन इंडिया में इंक्रीज इफ आरबीआई इंजेक्ट्स मनी इन द इकोनॉमी, करेक्ट है। द कमर्शियल बैंक एक्सपैंड देयर क्रेडिट, करेक्ट है। टैक्स रेट्स आर रिड्यूस, तो भी तो इकोनॉमी में पैसा बचेगा आपके पास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट अगर इंक्रीज किया तो उल्टा बैंक्स लोन कम देंगी, तो इकोनॉमी में जो क्रेडिट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 1 2 3 आर करेक्ट है जनाब। व्हाट इज करेक्ट? 1 2 एंड 3 आर करेक्ट जनाब। मूविंग ऑन, लेट्स सी क्या चल रहा है आगे। सपोज क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए। सपोज फॉलोइंग इज प्रेजेंटेड फॉर एन इमेजिनरी इकोनॉमी, ऑल फिगर्स आर इन 1000 करोड़, है ना। ध्यान से सुनना। 2010 में एक्सपोर्ट था इतना, इंपोर्ट था इतना, अभी एक्सपोर्ट इतना है, इंपोर्ट इतना है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंप्रूव, एक मिनट पहले तो डिफरेंस निकाल लो इसका। इसका जो डिफरेंस है वो है 220 करोड़ का ना। 220 करोड़ का हो गया इधर पे डिफरेंस, और इधर पे तो था 300 करोड़ का डिफरेंस आप लोगों का आया। ठीक है कि नहीं है? अरे मैं गलत माइनस किया ना, मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो अलग अलग ऐसे माइनस करना होगा ना। तो यहाँ 40 करोड़ का आया फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अरे 2010 है ना, तो 2010 है तो 280 करोड़ माइनस 240 करोड़ करेंगे ना इम्पोर्ट में। अच्छा इधर पे क्या हो गया? 120 करोड़। तो मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड अपना इंप्रूव हुआ, बैलेंस ऑफ ट्रेड अपना इंप्रूव हुआ, इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ, समझे? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ही तो देगा ना वो बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये है 40 था 120, ट्रिपल हो गया। अच्छा सर, फॉलोइंग इज गिवन फॉर एन इमेजिनरी कंट्री, करंट अकाउंट का बैलेंस विल बी डैश ऑफ रुपीज डैश। अच्छा डेफिसिट है या सरप्लस है, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग। तो यार अपने यार देखते हैं, ध्यान से सुनना। पहले बात तो आप पैसा आने वाला स्कीम देखो, 100 करोड़ रुपया आया, यहाँ पे 70 करोड़ आया, यस और नो डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो है आपका 15 करोड़ आया, एक बार के लिए देख लो ना, 185 करोड़ आया, राइट। और गया कितना डियर? 150 करोड़ गया इंपोर्ट का, और 30 करोड़ गया इंपोर्ट का, मतलब गया 180 करोड़। तो 180 करोड़ गया तो आपके पास पॉजिटिव 5 करोड़ बचा, तो मतलब सरप्लस है, सरप्लस ऑफ 5 करोड़ है। आंसर 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 सरप्लस ऑफ 5। देयर विल बी सरप्लस ऑफ रुपीज 5,000 करोड़, 5 करोड़। मूविंग ऑन, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या चलने लग रहा है। Read the following statement and they choose one of the correct answers. Let's see here. Ex post investments represent planned investment, whereas ex ante represents the actual level of investment. ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब आप लोग को जो है यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर उल्टा बात बोल रहा है। आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। एक्स आंटे टॉक्स अबाउट फ्यूचर, एक्स आंटे टॉक्स अबाउट फ्यूचर। तो ये जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है ये एक्सांटे है। एक्सपोस्ट जो एक्चुअली में हो चुका है वो है, तो यहां पर ठीक उल्टा दे दिया गया है। क्या दे दिया गया? उल्टा। तो मेरा असर्शन तो देखो भाई फॉल्स है। रीजन का मैं अभी चेक कर लेता हूं। तो भाई साहब रीजन को चेक करते हैं। एट इक्विलिब्रियम लेवल, ध्यान से सुनना, एट इक्विलिब्रियम लेवल एक्सांटे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज इक्वल, करेक्ट है ना। नहीं समझे क्यों? क्योंकि एडी इक्वल टू एएस होता है। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और एग्रीगेट सप्लाई होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। कंजम्पशन काट रहे तो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग्स हो गया ना इक्विलिब्रियम पे। तो यानी कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ट्रू। आगे बात करते हैं, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 10 में भैया क्या चल रहा है? लेट्स सी यार। रीड द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजनिंग, चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। लेट्स सी यार। सेविंग कर्व मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन द वर्टिकल एक्सिस एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। देखो सही है। अरे भाई जब तेरा इनकम जीरो होता है तब भी कंजम्पशन हो रहा होता है। जब तेरा इनकम जीरो हो और तेरा कंजम्पशन हो रहा तो तेरा सेविंग्स नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? उसको डिस सेविंग्स बोलते थे। क्या बोलते थे?
भाई भूल गया क्या डायग्राम? ये ऐसे हुआ करता था, कंजम्पशन इधर से जाता था और सेविंग्स ऐसे जाता था। यस और नो? हेलो, बात तो सही है, इसमें गलत तो कुछ बोला नहीं है। व्हाट दे आर आस्किंग इज, हाँ, सेविंग्स फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम, है ना? तो यहाँ पर जो है ये बात तो सही है दोनों, पर ये वाला चीज इसको एक्सप्लेन कर रहा है क्या? रीजन क्या होना चाहिए था? रीजन होना चाहिए था कि यस, this is because at zero level of income consumption is still taking place, so savings will be negative। तो अपने बोलते रीजन इज ट्रू, मतलब रीजन अभी भी ट्रू है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है वो असर्शन का। यस और नो? तो बोथ आर करेक्ट बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। आइए, हाइपोथेटिकल इकोनॉमी का अपने को अपना जो फेवरेट क्वेश्चन है नेशनल इनकम का वो आ चुका है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम क्या सॉल्व करते हैं। एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है, अच्छा, दो फर्म्स है, बहुत अच्छा। फर्म ए सोल्ड गुड्स वर्थ ₹2000 टू फर्म बी। अभी ध्यान से सुनने का, ध्यान से सुनने का। यहाँ पे सेल्स का बात हो रहा है, मतलब आउटपुट का बात हो रहा है। तो यानी कि आप लोग एक बार ध्यान से देखना, ए का जो आउटपुट है, आउटपुट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वैल्यू एडिशन में यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना? ए ने जो सेल किया 2000 फर्म बी को किया। मेरे दोस्तों जो फर्म ए का आउटपुट है वो फर्म बी के लिए क्या होगा डियर फ्रेंड्स? इनपुट होगा। यस और नो? आगे बात करते हैं। एंड परचेज गुड्स फॉर 1000, यानी 1000 का अगर हमने गुड्स परचेज किया तो मेरे लिए 1000 करोड़ ये है, ठीक है डियर। फर्म बी एक्सपोर्टेड गुड्स फॉर 2500 करोड़, ये रहा 2500 करोड़। और फर्म बी का जो डोमेस्टिक सेल्स था वो कितना था? 1500 करोड़। यस और नो डियर? तो वैल्यू एड कितना हुआ? 2000 माइनस 1000 कितने का वैल्यू एड हुआ? 1000 करोड़ का। और यहाँ पे 4000 माइनस 2000 कितने का वैल्यू एड हुआ? 2000 करोड़ का। और मेरे दोस्तों मैंने आपको बार बार बताया, ग्रॉस वैल्यू एडेड 3000 जो आया, ग्रॉस वैल्यू एडेड को अपने नेचुरल लैंडिंग साइट में बोले थे जीडीपी एट एमपी बोलते हैं। याद करो, नेचुरल लैंडिंग साइट बताया था कि एक्सपेंडिचर मेथड में या वैल्यू एडेड मेथड में तुम सीधा जीडीपी एट एमपी पर ही गिरता है क्वेश्चन। लेकिन क्या मांगा? एनडीपी एट एमपी मांगा। तो डेप्रिसिएशन रिड्यूस करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो यानी कि 200 करोड़ तुमको माइनस करना पड़ेगा, 2800 करोड़। वार्निंग, तुम इस क्वेश्चन में गलती सिर्फ तब कर सकता है जब तुम ये नहीं जानता कि ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब जीडीपी एट एमपी होता है। बाकी तो तुमने क्या किया? आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट, वैल्यू एडेड को जोड़ा। ये याद रखना, ग्रॉस वैल्यू एडेड इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। और उसके बाद आपको पहुंचना था नेट पे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था आपको कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालिए, जिसके लिए अपन डेप्रिसिएशन को जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। सर बात तो देखिए आपका समझ में आ गया है, बात तो सर समझ आ रहा है। ये हो गया आंसर। तो जनाब इसका आंसर 2800 करोड़ रुपया हो गया आपका। मूविंग ऑन। हाउ अभी लास्ट क्लास में बताएं आप लोग को, हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड अंडर अ फ्री मार्केट सिस्टम। भाई फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वेयर द मार्केट फोर्सेस वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड। फिर ये वाला डायग्राम बना के दिखाया था, आपको याद आ रहा है क्या? ये है आंसर। It is the point. We will follow flexible exchange rate system. It is the point where quantity demanded is quantity supplied. Very good. Distinguish between autonomous and accommodating transactions. Autonomous transactions are those transactions which would have otherwise happened. They can be of capital nature as well as current nature. But when we talk about accommodating transactions, these are the ones that are undertaken to balance the capital, to balance the account, to ensure balance of payment. It is always of what nature? It is always of capital nature. याद है आप लोग को? There it is. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को तोड़ते हैं, क्या है देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, सोचो क्या दिया है। इफ एन इकोनॉमी प्लान्स टू इंक्रीज इट्स इनकम बाई 1000 करोड़। अच्छा, तो मेरे को यार इरादा है, मेरे को अपना इनकम 2000 करोड़ रुपया से बढ़ाना है। तो क्या हुआ? मेरी मर्जी, आगे देखते हैं। एंड द एमपीसी इज गिवन। वाओ, एमपीसी 0.75 गिवन है यार यहाँ पर, तो मजेदार बात हो गया। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मेरा तुरंत निकल गया, 1/1 माइनस 0.75 यानी 1/0.25। यानी कि जितना भी तुमको इनकम इंक्रीज करना है, इन्वेस्टमेंट जितना से तुम बढ़ाएगा इनकम उसका 4 गुना हो जाएगा। तुम अगर 1 रुपया लगाएगा तो इनकम 4 रुपया हो जाएगा, ठीक है। एस्टिमेट द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तुमको इनकम कितना से बढ़ाना है? 2000 करोड़ से। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कितना से बढ़ाना होगा? 500 करोड़ से।
500 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली 4 गुना हो जाएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना है 4। 4 का मतलब क्या है, तुम लोग को 4 पता है, मतलब नहीं मालूम। मतलब हर बार 1 रुपया जब इन्वेस्ट करेगा तब इनकम 4 रुपया से बढ़ेगा। तो जब 1 रुपया से इनकम बढ़ेगा 4 रुपया से, मतलब जब 1 रुपया से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा 4 रुपया से इनकम बढ़ेगा, 1 रुपया से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो 4 रुपया से इनकम बढ़ेगा। तो अगर इनकम 2000 करोड़ से बढ़ाना है तो 500 करोड़ से बढ़ाना पड़ेगा ना इन्वेस्टमेंट को। और अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर सिंपल रट्टू वाला फॉर्मूला यूज करो, चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये भी तो फॉर्मूला है मल्टीप्लायर का। लो 4 इक्वल्स टू लो 2000 डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेस्टमेंट इधर चला गया, 4 नीचे आ गया, तो 2000 बाय 4 कितना होता है 500 करोड़। अरे मतलब 500 करोड़ इन्वेस्ट किया तो इनकम 2000 करोड़ से इंक्रीज हो जाएगा, और इसी को तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलता है भाई। खत्म सब। सोचो इसके लिए 4 नंबर दिया तुम्हें। मूविंग ऑन, एज पर द डेटा पब्लिश्ड इन इकोनॉमिक टाइम्स ऑन 26 दिसंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ओ माय गॉड, ध्यान से सुनना, वर्थ रुपीज इतना इन द सेकेंडरी मार्केट ओवर द लास्ट few 4 weeks to drain out excessive liquidity। ध्यान से सुनना, ओ माय गॉड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेल कर दिया ये चीज। अब कॉमन सेंस लगाना, क्या होगा इससे भाई, जब बेचा तो लोगों का पैसा किसके पास आया, आरबीआई के पास। इकोनॉमी में पैसा बढ़ा कि घटा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई, तो जो कि इन्फ्लेशन की तरफ भाग रहा है, किसकी तरफ भाग रहा है, क्योंकि मनी सप्लाई कम हो जाएगा। यस और नो, अब मनी सप्लाई कम हो गया तो जो भी है यहाँ पर अपने लोग का क्या होगा, क्वेश्चन है क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है क्रेडिट को, क्या कर रहा है क्रेडिट को, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है क्रेडिट, क्योंकि इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेटेड है, जब टान रहा है तो ये है, खत्म हो गया। आइए सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्टेड इंस्पेक्शन फॉर सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन अगेंस्ट अ कमर्शियल बैंक। एक मिनट, कमर्शियल बैंक का केस लगाया, ओ माय गॉड, ये सुपरवाइजरी फंक्शन है। Thus, commercial bank was imposed with stringent penalty owing to deficiencies। तुम बात ही नहीं मानते, पेनल्टी ले। As per the inspection revealed non-compliance vis-a-vis different directions on the following front। ATM कार्ड का फ्रॉड हो रहा है, डेटा को सिक्योर नहीं रख पा रहा है, स्मॉल बोरोवर को लोन्स नहीं दिया जा रहा है ना। डिस्कस ब्रीफली द रेलिवेंट फंक्शंस। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनना। अपने लोग को बोला है कि यार यहाँ पर ये जो है ये एक सुपरवाइजरी फंक्शन है, क्या है बोलो तो यार एक बार, सुपरवाइजरी फंक्शन। यहाँ पर एक सुपरवाइजरी फंक्शन, और ये अलाउ करता है बैंक को कि बैंक ये सब चेक्स कर सके। आरबीआई का बस सुपरवाइजरी फंक्शन है, ये बात पहचान के इसको डिस्प्ले करना। रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशन आर इनवर्स रिलेटेड। आइए देखते हैं कैसे। रिजर्व रेशियो अगर बढ़ेगा मतलब बैंक्स कम पैसा दे पाएंगी, तो इकोनॉमी में क्रेडिट बढ़ेगा कि घटेगा। तो जैसे जैसे रिजर्व रेशियो बढ़ रहा है क्रेडिट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आपको यही तो बताना है कि as the reserve ratio increases, commercial banks have to keep a large amount of their deposits with themselves. As a result, happening what? Lesser money gets to the public. Since lesser money gets to the public, the economy is contracted ना। अच्छा, do you agree? Yes, we agree. न्यूमेरिकल एग्जांपल देके बता दो इस चीज को, न्यूमेरिकल एग्जांपल देके बता दो इस चीज को। कैसे सर, न्यूमेरिकल एग्जांपल तो आंसर नहीं दे पाएगा। मान लो लिख लो कि बैंक का 1000 करोड़ रुपया का डिपॉजिट्स है कमर्शियल बैंक के पास, है ना। कमर्शियल बैंक के पास 1000 करोड़ का डिपॉजिट्स है, जिसमें से पहले रिजर्व रेशियो रहा करता था 20%। तो बैंक्स कितना दे पाते थे, 80% दे पाते थे। तो लोन कितना दे पाता था, 800 करोड़। अब अगर रिजर्व रेशियो बढ़ गया, मान लो 30% हो गया, तो लोन कितना दे पाएगा, 700 करोड़। तो लोग दिखा तो दिया कि जैसे रिजर्व रेशियो बढ़ा क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 800 से 700 करोड़ रुपए आ गया। एग्जाम्पल कुछ भी लोगो, तुम्हारी मर्जी है। मूविंग ऑन, डिफाइन जीडीपी डिफ्लेटर। याद करो, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता था, करंट ईयर का क्वांटिटी इनटू करंट ईयर का प्राइस। और रियल जीडीपी कैसे कंप्यूट होता था, करंट ईयर का क्वांटिटी इनटू बेस ईयर का प्राइस। इससे क्या होता था, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट काट देते थे। और हम लोग का जो रियल आउटपुट का ग्रोथ था, क्या चीज का ग्रोथ, रियल आउटपुट का ग्रोथ। अरे भाई आज सोचो,
आज मान लो कि तरुण लास्ट ईयर 10 प्रोडक्ट्स को बेचा 5 रुपया करके, तो 50 रुपया का बेचा। इस ईयर तरुण ने 2 यूनिट्स बेचा, लेकिन वो 5 की जगह पे अब जो है वो 5 की जगह पे 1 यूनिट 30 रुपया का हो गया। तो तरुण तो दुनिया भर में चिल्लाते फिर रहा, देखो हम कितना महान है, लास्ट टाइम 50 रुपया का सेल मारा था, इस बार 60 का मार दिया। रियल लाइफ में गलत किया तरुण, लास्ट ईयर 10 यूनिट बेचा था, इस ईयर सिर्फ 2 यूनिट बेच पाया। So it shows the change in real output in the economy. GDP deflator. How is it computed? Nominal GDP by real GDP. State any two precautions to be considered while considering the expenditure method. भाई expenditure method में जो है second hand goods पे expenditure को अपने को consider नहीं करना है, क्योंकि वो उसके ऊपर expenditure consider किया जा चुका है जब वो first hand हुआ करता था। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स भी कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि फाइनल गुड्स का खर्चा में इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी इंक्लूडेड आता है। ये पॉइंट्स है। कंपेयर द ट्रेंड्स डिपिक्टेड इन द ग्राफ बिलो। ठीक है, कंपेयर करते हैं ट्रेंड्स। फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है ना। फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ बजट एस्टिमेट। तो यार फिस्कल डेफिसिट, यार याद होगा फिस्कल डेफिसिट मतलब खर्चा, खर्चा मतलब जो बोरो करने का खर्चा है। तो गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो ओवर द टाइम क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। क्या है, रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस हुआ है सर। यही आपको बस बताना है, प्राइमरी डेफिसिट हैज गॉन अप एंड देन फाइनली रिड्यूस्ड, ये सब बताना है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का ऑब्जेक्टिव बचाना है अपने को गवर्नमेंट बजट में। इसमें अपने को बताना है कि थ्रू गवर्नमेंट बजट गवर्नमेंट डिसाइड्स what portion of the total expenditure will be borne on the military purposes, will be borne for education purposes, and whatever be the need of the hour, the government can fluctuate the allocation accordingly. यही तो है allocation of resources का, कि किस चीज पर कितना खर्चा होगा। रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स के बीच का फर्क बताइए। यार ये मैं क्या बताऊं आपको, रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होता है जिसकी वजह से क्या तो लायबिलिटी बढ़ेगा या असेट घटेगा। कैपिटल रिसीट जिसकी वजह से ना तो लायबिलिटी, मतलब उल्टा बोल दिया, कैपिटल रिसीट मतलब जिसकी वजह से लायबिलिटी बढ़ेगा या असेट घटेगा। रेवेन्यू रिसीट में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कैपिटल रिसीट का एग्जांपल लोन टेकन फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। रेवेन्यू रिसीट का मतलब है सर्विसेज ग्रांटेड एंड अमाउंट रिसीव्ड। यस और नो, हियर इट इज। Distinguish between direct and indirect taxes बताओ। Direct tax is imposed on the income, burden not transferable, आप ही को bear करना होगा। Indirect tax imposed on goods and services, burden of indirect tax can be transferred। Direct tax का example हो गया income tax, indirect tax का example हो गया GST, excise duty, VAT। क्या था पेपर बताइए गाइस, क्लियर है ऑनलाइन वालों? यस और नो, कम ऑन जी। तो देखो मेरा जो असेसमेंट है